आतंक के गढ़ में घुसकर आतंक को मारना और जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है स्टैंड ऑफ वेपन्स से ये करना, इसको एस्केलेशन के रूप में देखा जाएगा या फिर इसको इस रूप में देखा जाएगा कि आतंक को मारने के लिए जब पाकिस्तान ने नहीं किया, भारत ने किया, इंटेलिजेंस इनपुट्स अच्छे थे, ऐसा कर दिया। ये भारत की शक्ति को दिखाता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये भारत की शक्ति को दिखाता है और शक्ति के साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड लिया हुआ है कि भारत कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करता है। सो ये हमने अपना डिफेंसिव वो किया है, उन्होंने हमें उकसाया है और उसकी वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ी है। और जैसे कि हम ये ड्रोन्स और मिसाइल्स की बात कर रहे थे, इसमें हमारे एयर डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही अच्छे से बखूबी इसको निभा रहे हैं। आप दो तरह की न्यूज़ देखेंगे, एक तरफ तो हम देखेंगे कि जहां पे भी भारत ने टारगेट्स जो किए हैं वहां पे उनको मैक्सिमम जितना हम नुकसान पहुंचा सकते थे वो पहुंचाया है। दूसरी तरफ से जो हमने सुना है कि जहां वहां से मिसाइल्स आ रहे हैं, वहां से ड्रोन्स आ रहे हैं, वो हमने सारे के सारे न्यूट्रलाइज किए हैं। और बड़ी बात यह है कि न केवल आतंक के गढ़ में स्क्वाड लीडर चौधरी आतंक के गढ़ में आतंक को मारा, जब आतंक के पनाहगाह में उनके रखवालों ने हम पर पलटवार किया तो उसका भी प्रत्युत्तर दिया गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एयर बेसिस को टारगेट किया गया है। आप उसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, बिल्कुल अब एस्केलेशन कल से बात हो रही है। अब हम एस्केलेशन की सीढ़ी पे ऊपर बढ़ चुके हैं और ये एस्केलेशन क्यों हो रहा है? ये प्रोवोक वहां से उकसाया जा रहा है, तब इंडिया इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। तो जो ड्रोन अटैक जिस तरह से कल हुए थे और आज आप देखेंगे सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल जिस तरह से यूज हुई है और इंडिया ने जो उनके हम डिफेंस भाषा में बोलते हैं मेन ऑपरेटिंग बेसिस और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, मतलब आप मेन मतलब अंदर तक घुस चुकी है इंडिया। तो इससे ज्यादा कड़ा जवाब और उनको और क्या चाहिए, मैं ये समझना चाहती हूँ। क्योंकि हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। जिस तरह से उनके बेसिस को टारगेट किया गया है, और आप क्योंकि वायुसेना की हैं और आप खुद एक कुशल ड्रोन ऑपरेटर हैं, इन ऑपरेशंस को अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया गया, नूर खान एयरबेस की अगर बात की जाए तो न केवल उनके मिड एयर रिफ्यूलर्स वहां पर है, न केवल उनके C-130s वहां पर है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बल्कि एडवांस जेट ट्रेनर्स, VIP स्क्वाड्रन। एक बड़ा सेटबैक होगा कि रावलपिंडी के बिल्कुल बगल में नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए रावलपिंडी से उनकी कैपिटल कितनी दूर है, आप यही डिस्टेंस देख लीजिए। तो ये तो इतना बड़ा मुंहतोड़ कड़ा जवाब है इंडिया की तरफ से। तो अगर अभी भी नहीं वो संभलेंगे तो कब संभलेंगे? आप ये देखिए, जो बेसेस जो टारगेट किए गए हैं उसमें से एक बेस वो भी है जहाँ पे उनकी ड्रोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जहाँ पे जो ड्रोन्स का जो बेसिकली बेस है जी। ये ड्रोन्स के बदले ड्रोन्स का जवाब और जहाँ से उनकी मिसाइल्स आ रही है उसका जवाब, तो हम एक एक करके टारगेट, हमारा जो टारगेट सिलेक्शन है वो बहुत एक तो उसकी दाद देनी पड़ेगी और किस टारगेट के लिए कौन सा अपना सैम सिस्टम यूज होगा, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, क्विक सैम, वो सब बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है इंडिया ने, जो बिल्कुल काबिले तारीफ है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जहां जहां से कप्तान साहब, जहां से उनके ड्रोन्स हमको अटैक कर रहे थे, उनका जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है जिसका नाम जो चकवाल में मुरीद बेस है, मुरीद बेस को टारगेट किया गया है। और मुरीद बेस को भी किस तरह जो नए टर्किश ड्रोन्स उनके पास आए थे, न केवल बायरैक्टर्स जो उनके पास है, जो उनके CH-4s हैं, उनको भी तबाह कर दिया गया कि अब उस बेस का ही इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। तो बहुत ही सिस्टमैटिक टारगेटिंग है ये। एब्सोल्युटली, और इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे बहुत ही टैक्टिकल ब्रिलियंस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, अगर हम उसी को अच्छा सा सेलेक्ट करें जिससे उनको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, सो वो अच्छा एक टारगेट सेलेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। और उस टारगेट को सेलेक्ट करने के बाद उसका एग्जीक्यूशन, सो एग्जीक्यूशन भी इतना अच्छा, इतना प्रिसीजन के साथ हो रहा है कि कोई हम लोग मिस नहीं कर रहे हैं टारगेट। तो ये अपने आप में बहुत ही ये दिखाता है कि हम लोग कितना कोलैबोरेटिवली काम करते हैं। जो CDS का गठन हुआ है, तीनों सर्विसेज जो हैं वो कितना मिलजुल कर काम कर रही हैं। एक एयरबेस को अगर लेते हुए चले जनरल दयाल, हम लोग पाकिस्तान का जो खतरा भारत के लिए है वो किस तरह का है? एक उनके लड़ाकू विमान, चाहे वो JF-17 थंडर्स, और इस समय हम लोग ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की बात कर रहे हैं जो उनके रफीक एयरबेस पर थे, उनके मिराज 3 और मिराज 5
जो लगातार हमारे लिए खतरा बने। हालांकि F-16s उन्होंने पसनी एयरबेस पे ट्रांसफर कर दिए तनाव के चलते, या फिर अपनी किसी और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अगर देखते हुए, तो तनाव बहुत ज्यादा भी पाकिस्तान के अंदर होगा, जिस तरह से 4 उनके फ्रंटलाइन बेसेस, क्रिटिकल बेसेस ध्वस्त कर दिए गए हैं। देखिए गौरव, पहले तो उनके यहाँ तनाव इस बात का है कि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जो उनके एसेट्स हैं, और जैसे आपने सुबह बात की थी, जो उनके लॉजिस्टिक बेसिस हैं, डायरेक्ट स्ट्राइक कल रात की हमने उनके मिलिट्री एसेट्स पे किया है। मिलिट्री जो पावर है, जो मिलिट्री कॉम्बैट पोटेंशियल है, जिसको हम लड़ाई की क्षमता कहते हैं, उसको डिस्ट्रॉय और डिग्रेड किया है। और जहां तक उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, एरियल एवेक्स जो है, उसको डिग्रेड किया है। तो ये जो डिग्रेडेशन है ना, सबसे बड़ी चिंता आज उसको है। दूसरी उसकी चिंता ये है, देखिए ये 4-5 फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स हैं, लेकिन डेफ्थ में एयरफील्ड्स हैं, जो डेफ्थ में एयरफील्ड है, आज एसेट्स उन पे है, लेकिन अगर उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, तो जब हमारी एयर पावर का एक्चुअल जो असॉल्ट जाएगा, जब भी जाएगा, जैसे भी जाएगा, वो उन ऑब्जेक्टिव तक जाएगा जहां हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, और बगैर किसी अपने नुकसान के डर के, भय के, जिस तरह से 1971 में हमने लीफलेट्स बरसाए थे बांग्लादेश में, ये 3-4 दिन के अंदर उनकी ये हालत हो जाएगी कि हमारी एयरफोर्स उनके यहाँ लीफलेट्स बरसा सकती है। ये मेरा मानना है। इसी तरह से डिग्रेडेशन, आप बिल्कुल सही और कह ये रहे हैं। वो स्क्वाड लीडर एयरफील्ड्स चौधरी, हैं जहां से आप जम्मू, श्रीनगर, एब्सोल्युटली स्क्वाड लीडर चौधरी, एक टारगेट का जो सिलेक्शन है, न केवल सिलेक्शन बल्कि उसका डिस्ट्रक्शन या डेसिमेशन, और ये मैं आपको अपने दर्शकों को मैं दिखाना भी चाहता हूं कि किस तरह से इस टारगेट को अक्वायर किया गया है। ये भारत की वायुसेना, सेना, कल भी जो आप देखें प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक टारगेट का जो सिलेक्शन हुआ था, ये आपको दिखाता है कहां कहां पाकिस्तान के क्या एसेट्स थे और किस तरह से उन्हें अक्वायर किया गया है। 4 महत्वपूर्ण उनके एयर बेसेस जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है, एक रावलपिंडी में, चारों पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पंजाब सूबे के अलावा ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वो सब तो विक्टिम्स ही हैं पाकिस्तानी टेरर के, पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान टेरर, जो सेनाओं की भाषा में जो कहा जाता है, उसी को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जा रहा है। एक टारगेट देखिए, नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ रावलपिंडी पर आता है। पाकिस्तान का सीट ऑफ पावर इस्लामाबाद नहीं है, रावलपिंडी है। शहबाज शरीफ को वहां बूट पॉलिश कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के ही लोग ऐसा करते हैं। तो यह आपको पूरी तरह से दिखा देता है कि शहबाज शरीफ जिसकी सेवा करते हैं, उसके घर में घुसकर मारा, यानी रावलपिंडी को टारगेट किया। C-130 टैक्टिकल लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, अमेरिका में निर्मित लॉकहीड के ये विमान हैं। भारत के पास इसका एक एडवांस वर्जन C-130J मौजूद है। फिर साब ग्रिफिन के जो इनके ग्रिफिन के एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं, उनके VVIP स्क्वाड्रन है वहां पर। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स बेस ध्वस्त कर दिया गया। लॉजिस्टिक्स नहीं है तो आप जंग लड़ नहीं सकते, पहली बात। मुरीद बेस में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, टर्किश ड्रोन्स जो उनके पास हैं, UAVs जो उनके पास हैं, उसके अलावा 1942 से जो उनका बेस चला आ रहा है, उसको ध्वस्त कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री वैली कहलाती है, और मिलिट्री वैली में प्रिसिशन स्ट्राइक करके हमारे रफाल विमानों ने जबरदस्त ध्वस्त किया है बेस को। रफीक बेस, JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 के लड़ाकू विमान यहां पर है, क्योंकि ब्लॉक 3 अभी केवल 34 पाकिस्तान के पास है। मिराज 3 और मिराज 5 उनके कुछ पुराने होते फाइटर विमान है। ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट यहां पर है, यानी जो लड़ाकू विमान पायलट एक विमान से दूसरे विमान पर उनको कन्वर्ट किया जाता है, वो यहां पर है।